क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें हमें रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने डाला सॉल्यूशन। अब आपको बता दूं कि किसी भी संख्या को अगर हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है, तो हम उसे ये मानकर चलते हैं कि वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि हमारा जो पहला स्टेप रहेगा उसमें हम ये मानेंगे कि जो हमारी रूट 5 है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पर लिख लिया है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब आपने बेसिक्स की क्लास में देखा होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं और वो क्या क्या कंडीशन को फॉलो करती है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो परिमेय संख्या होती है उसे हम पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू का मान कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या नहीं हो सकता है? कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। एक परिमेय संख्या को पी/क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू, ठीक है, पी/क्यू पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और पी व क्यू आपस में सह अभाज्य भी होते हैं। ठीक है, पी व क्यू क्या होने चाहिए? सह अभाज्य, सह अभाज्य होने चाहिए। ठीक है, तो यानी हमने यहाँ पर देखा कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसे हम पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू का मान क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। पी/क्यू पूर्णांक होने चाहिए और पी/क्यू सह अभाज्य होने चाहिए। ठीक है, अगर वो कोई भी संख्या है तो वो इन कंडीशन को फॉलो करती है, तो यानी वो हमारी परिमेय संख्या है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये है कि हम इसे पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि हम इसके दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं। रूट 5 का वर्ग 5 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा पी² के बटे में क्यू²। अब क्या करते हैं? क्यू² को 5 की गुणा में ले जाते हैं, तो 5q² बराबर p²। अब देखिए ये जो बन गई, यहाँ पर इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए अगर 5 जो p² है वो 5 से विभाजित है, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि जो p² है वो 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो p होगा ना, p² नहीं, सिर्फ p भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए यहाँ पर समझते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक नंबर है, ये जो नंबर है इसका अगर हम वर्ग कर दें, यानी कि 7 का वर्ग 49, और 49 जो है वो अगर 7 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये है कि इसका वर्गमूल, यानी कि 49 का वर्गमूल भी 7 से विभाज्य होगा। यानी कि कोई भी संख्या है अगर हम उसका वर्ग करते हैं, तो अगर वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है तो उसका मतलब है कि उसका जो वर्गमूल होगा वो भी उसी संख्या से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और देखते हैं। जैसे हमने कहा 64, ठीक है, अब हमें पता है कि 64 8 से विभाज्य है। ठीक है, 8 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि जो 64 का वर्गमूल होगा यानी 8, ये भी 8 से विभाज्य होगा। वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर p² जो है वो 5 से विभाज्य है, तो यानी p भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब ये है। अच्छा, अब क्या करते हैं? अब नेक्स्ट स्टेप में हम p बराबर 5c रखेंगे। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर क्या रखेंगे? p बराबर, हाँ, उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि p² 5 से विभाज्य है, तो p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं चूँकि p² 5 से विभाज्य है। क्या है? 5 से विभाज्य है, तब p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अब क्या करेंगे? p बराबर 5c लेने
पर, ठीक है। अब p की जगह हम 5c ले लेंगे, तो इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो p का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं 5q² बराबर में p का स्क्वायर। तो p की जगह हमने ले लिया है 5c, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इस साइड पे करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 5q² बराबर 5c का स्क्वायर, 5q² बराबर 5c का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर 5 का भी तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 और c दोनों पर ही स्क्वायर चढ़ा है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और c²। अब हम क्या करते हैं, इस 5 से इन 25 को काट देते हैं, इन 25 को काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पर और c²। अब हमारे पास आ गया q² बराबर में 5c², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम मान के चलें कि q² 5 से विभाज्य है, ठीक है, जो q² है वो 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये है कि q भी 5 से ही विभाज्य होगा। यानी कि अगर q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से ही विभाज्य होगा। जैसे कि हमने इस वाले में जो कंसेप्ट लगाया था, अभी सीखा था, बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि अगर q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमारा मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, चलिए अब इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। हमने मार्कर में इंक डाल ली है, तो यहाँ पर हम देख रहे थे, हमने 5q² बराबर 5c² को यहाँ आगे देखा, तो 5q² को ऐसे रहने दिया, और जो 5c था स्क्वायर था इस पर, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर भी कर दिया। तो यहाँ पर हो गया 5q² बराबर 25c², और फिर हमने 5 से 25 को काट दिया, तो q² बराबर 5c²। अब इसी चीज़ को हम एक बार मार्कर से लिख लेते हैं सही तरीके से, तभी हमारा मार्कर चल नहीं रहा था। अभी हमने इंक डाल ली है, एक बार दोबारा से लिख देते हैं। तो ऊपर वाली लाइन में लिखा है 5q² बराबर 25c²। देखते हैं, पूरा मिटाते हैं, तो लिखा है 5q² बराबर में 25c²। हमने क्या किया, 5 से 25 को काट दिया, तो बचे q² बराबर में 5c²। अब देखिए, अगर q² 5 से विभाजित है, ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह कंसेप्ट है, जैसे हमने इसमें p² था हमारा यहाँ पर विभाजित, वैसे ही हमारा अभी q के लिए है। तो जैसे अगर q² 5 से विभाज्य है, तो सिंपल सी बात है q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि q² 5 से विभाजित है, तब q भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। अगर q² 5 से विभाजित है, तब q भी 5 से विभाज्य होगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो q है और p है, ठीक है, यानी कि हमारा p है और q है, और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। ये अपना इतना अलग है, ऊपर वाली लाइन का है, और ये अपनी दूसरी लाइन है। तो p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, हमारा 5 है, ठीक है। यानी कि हमारा जो 5 का जो p और q है वो दोनों ही 5 से विभाजित हैं। तो इसका मतलब है कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ पर 5 को सही से लिख देते हैं, 5 है। लेकिन हमने शुरू में क्या माना था कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, और हमें ये भी पता है कि जो परिमेय संख्या होता है उसका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, यानी कि उसका अगर हम HCF निकालें तो एक ही आएगा। लेकिन यहाँ पर इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। तो इससे क्या होता है कि हमने जो अपनी ये परिमेय संख्या माना था √5 को, इस बात का विरोधाभास होता है, ठीक है, यानी कि हमारी ये बात गलत ठहर जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब ये है कि इसका जो ये जो 5 है, ये हमारा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है p और q दोनों का, ठीक है, जबकि एक होना चाहिए जब ये सहभाज्य होंगे परिमेय संख्या के लिए। लेकिन क्या है कि इसमें 5 दोनों में ही
5 उभयनिष्ठ है, तो इसका मतलब ये है कि ये सह अभाज्य नहीं है, और कोई भी परम संख्या है तो उसका सह अभाज्य होना जरूरी है, ठीक है, उसके दोनों पूर्णांकों का। तो यानी यहाँ पर हमारी इस बात का विरोधाभास हो गया कि जो हमारी √5 है ये एक परिमेय संख्या है। तो यानी अब हमारा क्या हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, ठीक है। और इसके आगे की लाइन लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारी इस कल्पना का विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ से लिखेंगे कि अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमारा पहला स्टेप ये रहता है कि हम उस संख्या को परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो हमने क्या किया कि √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया। इसके बाद हमें ये पता है कि कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। p और q हमेशा पूर्णांक होंगे, ठीक है, और p और q सहभाज्य होंगे आपस में, यानी कि इनका जब हम HCF निकालेंगे p और q का तो हमें HCF 1 की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर 1 आ रहा है तो यानी सह अभाज्य हैं, और सहभाज्य हैं तो यानी कि परिमेय संख्या की एक कंडीशन को भी फुलफिल करते हैं। तो हमने ये देखा कि √5 को हमने एक परिमेय संख्या माना है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा, फिर हमने क्या किया कि इन दोनों तरफ वर्ग कर दिया इसका, ठीक है। तो क्या हो गया, √5 का वर्ग 5 हो गया और p/q का क्या हो गया, p²q²। हमने k² को 5 के मल्टीप्लाई में ले गए। अब हमने देखा कि p² जो है वो 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब है कि p भी 5 से विभाजित होगा। जैसे कि हमने समझा कि अगर किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग कर दें तो अगर वो वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो उसका वर्गमूल भी उसी संख्या से विभाजित होगा। इसी तरह से p² 5 से विभाजित था तो हमने ये देखा कि p भी 5 से विभाजित होगा। तो हमने यही लिख दिया यहाँ पर, हमने लिखा कि p² 5 से विभाजित है तब p भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि p बराबर 5c मान लिया, ठीक है। अब 5c क्यों माना, क्योंकि जो p जो होगा अगर वो 5 से विभाजित है तो वो इसी रूप का होगा जहाँ c जो होगा वो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने p बराबर 5c माना। अब p का मान समीकरण 1 में रख दिया जो हमने ऊपर मानी थी, तो हमारा हो गया 5q² बराबर 5c²। अगली लाइन में हमने देखा कि 5q² बराबर में जो ये 5 थे इसका भी स्क्वायर कर लिया तो 25 आ गया, और जो c था इसका भी स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ से q² और 5 से 25 काट दिए तो यहाँ पर 5 बचे और c²। अब हमने क्या देखा, ये जो 5 है ये भी q² को विभाजित कर रहा है। अगर q² को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो q होगा वो भी 5 से विभाज्य होगा। बिल्कुल सेम p² के कंसेप्ट की तरह यहाँ पर भी यही कंसेप्ट लागू हुआ। तो हमने ये चीज़ को भी लिख लिया कि q² 5 से विभाजित है तब q भी 5 से विभाज्य होगा। अब हमने ये देखा कि फिर हमने क्या देखा कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आया है, यानी कि 5 भी क्या है, मतलब p भी क्या है 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 5 भी है। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों का एक गुणनखंड 5 आ गया, जबकि इन दोनों का गुणनखंड अगर ये परिमेय संख्या होते तो इन दोनों का गुणनखंड केवल 1 ही होना चाहिए था, यानी HCF निकाल दे तो 1 ही आता, लेकिन इसका एक गुणनखंड 5 और आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों सह अभाज्य नहीं है, और p और q सह अभाज्य नहीं है तो मतलब ये परिमेय संख्या भी नहीं है। तो फिर हमने इसी के आगे क्या लिखा, हमने ये लिखा कि p और q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, p और q का। इसके बाद लिखा अतः हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या है ही नहीं, क्योंकि इसका जो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है और अगर इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो इसका मतलब है कि ये सह अभाज्य है नहीं, और सहभाज्य नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है। तो अतः हमारी इस कल्पना का विरोधाभास होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने बाद में लिखा कि अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमने इसे सिद्ध किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।